हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका कॉमर्स एजुकेटर अजय शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्माण जीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे सीमांत प्रतिस्थापन दर के विषय में। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने बात किया था उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र के विषय में। मैंने आपको बताया था कि तटस्थता वक्र क्या होता है, तटस्थता वक्र किस प्रकार से बनता है उसका वक्र, और इसके एक टेबल के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया था कि तटस्थता वक्र किस प्रकार से काम करता है। आज अपन बात करेंगे सीमांत प्रतिस्थापन दर के विषय में। सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है, इससे पहले अपन थोड़ा पिछले लेक्चर में बात करते हैं। मैंने बताया था तटस्थता वक्र के विषय में कि व्यक्तियों की जो आय होती है वो क्या होती है, सीमित होती है, और सीमित आय से ही वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब जो भी उसकी आवश्यकताएं होती हैं, सीमित आय से जब उसकी पूर्ति करता है, तो जब किन्हीं दो वस्तुओं के बीच वह वस्तु क्रय करता है, तो जब एक वस्तु की इकाई में बढ़ोतरी होती है तो दूसरी वस्तु की इकाई में क्या करनी पड़ती है, हमें कमी करनी पड़ती है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारी आय क्या होती है, सीमित होती है, और सीमित आय होने के कारण अपन को कहीं ना कहीं क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस या त्याग करना पड़ता है। अब समझते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है। सीमांत प्रतिस्थापन दर को पहले अपन किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं वो देखते हैं। सीमांत प्रतिस्थापन दर वह दर होती है जिस पर एक उपभोक्ता एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों की प्राप्ति के लिए दूसरी वस्तु की इकाइयों का त्याग करने को तत्पर होता है, जिससे उसका संतोष का स्तर समान बना रहता है। उसके संतोष के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आता, उसका स्तर क्या रहता है, समान बना रहता है। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि यहाँ पर ने दो संयोग लिया, एक वस्तु x है और दूसरी वस्तु क्या है, y है। जब अपन ने पहले संयोग में लिया तो वस्तु x की अपन ने 1 इकाई ली, तो वस्तु y की अपन ने 20 इकाई ली थी। जैसे अपन ने वस्तु x की बढ़ोतरी की, वस्तु x में बढ़ोतरी की, तो वस्तु y में क्या हो गई, कमी हो गई। ये किस कारण से होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब अपन किसी एक वस्तु में बढ़ोतरी करते हैं तो दूसरी वस्तु में क्या करनी पड़ती है, कमी करनी पड़ती है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमें आय क्या होती है, सीमित होती है। सीमित आय के माध्यम से क्या करना पड़ता है, हमें अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करना पड़ता है। या हम तभी तटस्थ रह सकते हैं जब क्या करते हैं, किसी एक वस्तु में कमी होने पर दूसरी वस्तु में क्या करें, बढ़ोतरी करें। अब देखिए इसके बाद अपन ने तीसरा देखा, तो यहाँ 1 इकाई की बढ़ोतरी हुई तो यहाँ 11 हो गया, यहाँ 1 इकाई और बढ़ी तो यहाँ कितना हो गया, 8 हो गया, 5 तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ 6 तो यहाँ 5 हो गया। यहाँ आप अगर ध्यान से देखें तो जैसे जैसे x में बढ़ोतरी हो रही है वैसे वैसे क्या हो रही है, y यूनिट में कमी हो रही, मतलब वस्तु y में क्या होती जा रही है, धीरे धीरे कमी होती जा रही है। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है, सीमांत प्रतिस्थापन दर हमें बताती है कि वस्तु x में बढ़ोतरी करने पर हमें y की कितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। मतलब वस्तु x की इकाइयों में बढ़ोतरी करने पर अपन को y की इकाइयों में कितना त्याग करना पड़ता है, ये बताता है हमारा सीमांत प्रतिस्थापन दर। देखिए वही परिभाषा में लिखा है कि सीमांत प्रतिस्थापन दर वह दर होती है जिस पर एक उपभोक्ता एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों की प्राप्ति के लिए दूसरी वस्तु की इकाइयों का त्याग करने को तत्पर होता है। त्याग करने को क्या होता है, तत्पर होता है, जिससे उसका संतोष का समान स्तर समान बना रहता है, उसके स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिन्होंने इससे पहले वाला लेक्चर न देखा वो लोग देख लें, क्योंकि तभी ये बातें आपको समझ में आएंगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई व्यक्ति के पास 100 रुपये है और 100 रुपये से ही क्या करना है, उसे बाजार से 2 वस्तुएं क्रय करना है, सेव और संतरा। तो मैंने बताया यदि वह 1 किलो सेब क्रय करता है और 100 रुपये के हैं और संतरे 50 रुपये किलो हैं, तो यदि 1 किलो सेब क्रय किया तो 100 रुपये के तो सेब ही हो गए, तो संतरे वह क्रय नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास हैं ही 100 रुपये। इसके अलावा यदि संतरे क्रय करता है तो मान लीजिए 1 किलो संतरे क्रय किया तो आधा किलो ही सेब करवाएगा, क्योंकि क्या है, आय सीमित है और सीमित आय से क्या करना पड़ता है, उपभोक्ता की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना पड़ता है। तो अपन ये समझते हैं कि
वस्तु x की इकाई में जैसे जैसे बढ़ोतरी हो रही है तो वस्तु y क्या होती जा रही, धीरे धीरे कमी आती जा रही है। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या बताती है कि वस्तु x में एक इकाई में बढ़ोतरी होने पर वस्तु y की हमें कितनी त्याग करनी पड़ती है। तो वही अपन सीमांत प्रतिस्थापन दर के माध्यम से देखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ तो अभी कोई त्याग ही नहीं हुआ तो इसको अपन ऐसे कर रहने देते हैं। अब देखते हैं, यहाँ आप ध्यान से देखिए, यहाँ अपन ने एक की बढ़ोतरी की, 1 से 2 में हो गई हमारी वस्तु x में एक इकाई की बढ़ोतरी हुई, तो अपन ने y वस्तु की कितनी इकाई में हमारे कमी है, 5। मतलब वस्तु x में अपन ने एक इकाई की कमी बढ़ोतरी की तो y में क्या हुई, हमें 5 इकाई की कमी करनी पड़ी। मतलब इसका जो सीमांत प्रतिस्थापन दर बनेगा वो बनेगा 5:1। मतलब एक बढ़ोतरी करने पर हमें y की 5 इकाइयों का त्याग करना पड़ा। इसके बाद जब अपन ने यहाँ देखिए एक इकाई की और बढ़ोतरी की, 3 में पहुँच गए, तो अपन ने यहाँ 11 में, मतलब अपन ने यहाँ 4 इकाइयों का हमें क्या करना पड़ा, त्याग करना पड़ा। तो यहाँ जो आपका अनुपात बना 4:1। मतलब ये है कि एक इकाई के त्याग करने के बदले, मतलब 4 इकाई के त्याग करने के बदले हमें कितनी इकाई मिल रही है, 1 इकाई मिल रही है। इसी प्रकार यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे अपन ने 1 इकाई यहाँ बढ़ाया तो यहाँ क्या हुआ, हमें 3 इकाइयों का क्या करना पड़ा, त्याग करना पड़ा। तो यहाँ का जो अनुपात आपका बना हुआ है, बना 3:1। इसके बाद अपन देखते हैं, यहाँ अपन ने एक इकाई की फिर बढ़ोतरी की तो हमें यहाँ कितनी इकाइयों की कमी करनी पड़ी है, 2। तो क्या अनुपात बना, 2:1। इसी प्रकार से यहाँ देखिए अपन ने एक इकाई फिर बढ़ाया तो अपन को क्या करना पड़ा, यहाँ एक इकाई की त्याग करना पड़ा। ये कहलाती है हमारी सीमांत प्रतिस्थापन दर। अब अपन समझते हैं, आप यहाँ ध्यान से देखिए, सीमांत प्रतिस्थापन दर में जैसे जैसे यहाँ जो वस्तु y की इकाइयाँ हैं वो किस क्रम में क्या हो रही हैं, घट रही हैं। पहले अपन ने एक इकाई प्राप्त करने के लिए 5 यूनिट का त्याग किया, 5 इकाइयों का त्याग किया, फिर 4 इकाइयों को त्याग किया, फिर 3 इकाइयों का त्याग किया, फिर 2 इकाइयों को त्याग किया, फिर 1 इकाई का त्याग किया। मतलब क्या है, ये घटती दर से क्या हो रही है, कम हो रही है। कम तो हो रही है पर किस दर से कम हो रही है, घटती दर से। जब अपन ने पहली इकाई ली तो 5 इकाइयों का त्याग करना पड़ा, फिर अपन ने जब दूसरी इकाई ली तो हमें केवल 4 इकाइयों का त्याग करना पड़ा, तीसरी में 3 इकाइयों का, और दूसरी में 2 इकाई का, और पहली में 1 इकाई का त्याग करना पड़ा। ये किस कारण से होता है, इससे पहले वाले एक लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था उपयोगिता ह्रास नियम। उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है, एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ। उपयोगिता ह्रास नियम में होता है कि जब व्यक्ति किन्हीं इकाइयों का उपभोग करता है तो जैसे जैसे वह इकाइयों का उपभोग करता है, इकाइयों के उपभोग करने के साथ साथ उसकी संतुष्टि में क्या आता जाता है, परिवर्तन आता जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था कि यदि कोई बहुत प्यासा व्यक्ति है तो जब उसको पहला गिलास पानी दिया जाएगा तो उसे सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। उसके बाद जब दूसरी गिलास पानी पिएगा तो उससे कम संतुष्टि मिलेगी, तीसरी क्लास में और कम, चौथी क्लास में उसका पेट क्या हो जाएगा, भर जाएगा पानी पीकर। उसके बाद उसकी संतुष्टि लेवल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब उपयोगिता ह्रास नियम कहता है कि जब कोई व्यक्ति किन्हीं वस्तुओं का उपभोग करता है तो उपभोग करने के साथ साथ उसके उपभोग में संतुष्टि में क्या आता जाता है, परिवर्तन आता जाता है। तो ये किस कारण से हो रहा है, सीमांत प्रतिस्थापन दर में लगातार ये कमी क्यों आ रही है? इसका मेन कारण जो है वह है आपका उपयोगिता ह्रास नियम। उपयोगिता ह्रास नियम के कारण ये लगातार क्या हो रहा है, आपका सीमांत प्रतिस्थापन दर घट रही है। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर हमें यह बताती है कि जैसे जैसे एक इकाई के बढ़ोतरी करने पर और दूसरी इकाई क्या करना पड़ता है, हमें कमी करनी पड़ती है। लेकिन वह कमी भी किस रेट से होती है, वह कमी आपकी होती है डिक्रीजिंग रेट। डिक्रीजिंग मतलब कम करती हुई रेट पर क्या होता है, कमी होती है। पहले अपन को 5 इकाई का त्याग करना पड़ा 1 इकाई के उपभोग के लिए,
फिर अपन ने 4 इकाई का त्याग किया, फिर 3 इकाई का, फिर 2 इकाई का, फिर 1 इकाई क्या करना पड़ा, हमें त्याग करना पड़ा। तो ये होता है आपका सीमांत प्रतिस्थापन दर। सीमांत प्रतिस्थापन दर से यह समझ में आता है कि व्यक्तियों की जो संतुष्टि होती है उसकी संतुष्टि में लगातार क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, और वह परिवर्तन क्या होता है, घटती दर से क्या होता है, कम होता है। तो अपन ये समझ लिया कि सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है। अपन समझते हैं तटस्थता वक्र की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि अगर मैं इससे पहले आप लोगों की विशेषताओं की चर्चा करता तो आपको शायद समझ में ना आता। इसके पहले मैं तटस्थता वक्र को परिभाषित कर चुका हूँ कि जब व्यक्तियों की आय क्या होती है, सीमित होती है, और सीमित आय से ही क्या करना पड़ता है, उसको अपनी संतुष्टि में पूर्ति करनी पड़ती है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है, तो उसे कहीं ना कहीं क्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, जिससे वह क्या, उसका संतुष्ट लेवल समान बना रहे। अब इसकी विशेषताओं की अपन बात करते हैं, इसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं तटस्थता वक्र में, अब उसको अपन देख लेते हैं। इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अब इसको अपन रफ कर देते हैं। अब समझते हैं इसमें विशेषताएं कौन कौन सी पाई जाती हैं। अपन यहाँ बात करेंगे विशेषताओं की, कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। चलिए तटस्थता वक्र एक बार फिर देख लेते हैं अपन किस प्रकार से बनाए थे। उसका जो वक्र बना था आपको शायद याद होगा, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि इसका जो वक्र होता है किस प्रकार से बनता है, कुछ इस प्रकार से बनता है। मतलब ये नीचे की तरफ इस प्रकार से गिरता है। ये IC कर्व आपका बनता है, ये Y एक्सिस होता है, ये X एक्सिस, यहाँ पर क्या लेते हैं, O लेते हैं। ये क्या होता है, ऊपर से नीचे क्या होता है, लगातार इस प्रकार से गिरता है। तो पहले इसकी जो विशेषता बनती है, तटस्थता वक्र क्या होता है, यह ऊपर बाएं से नीचे दाएं की ओर क्या होता है, गिरता है। तो इसकी पहली विशेषता यही बन गई कि तटस्थता वक्र क्या होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता है या गिरता है। वक्र बाएं से नीचे दाएं की ओर झुकता है। आप देख रहे हैं तटस्थता वक्र क्या है, ऊपर बायां हाथ है मेरा, ये क्या है, दाएं की ओर नीचे क्या हो रहा है, नीचे झुक रहा है। तो इसकी विशेषता पहली यही हो गई कि अपन जो तटस्थता वक्र होता है वो क्या होता है, बाएं से नीचे दाएं की ओर झुकता है। इसके बाद इसकी जो दूसरी विशेषता होती है, दूसरी विशेषता इसकी होती है तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। चलिए इसकी दूसरी विशेषता क्या है, तटस्थता वक्र मूल बिंदु को और उन्नतोदर होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजिए। देखिए आप यहाँ यदि ध्यान से देखें इस वक्र की तरफ, तो ये नीचे से किस प्रकार से झुक रहा है, एकदम नीचे ग्राफ आ रहा है इसको, और मूल बिंदु की ओर क्या जा रहा है, इस प्रकार से जा रहा है।
तो जो तटस्थता वक्र होता है वह क्या होता है, अपने मूल बिंदु से नीचे की ओर क्या होता है, लगातार झुकाव में गिरता है, झुकाव में, सीधे नहीं गिरता, क्या होता है, एकदम झुकाव में गिरता है। इसके पीछे कारण क्या है कि जैसे जैसे अपन क्या करते हैं, किन्हीं इकाइयों का उपभोग करते हैं, दूसरी इकाई क्या करना पड़ता है, हमें त्याग करना पड़ता है। तो ये मूल बिंदु से क्या होता है, इस प्रकार से गिरता है उन्नतोत्तर। इसके बाद इसकी जो मुख्य विशेषता तीसरी है, इसकी जो रेखाएं होती हैं एक दूसरे को क्या करती हैं, कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तटस्थता वक्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती। तटस्थता वक्र जो रेखा होती है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। यदि अपन इसके बाद दूसरी रेखा बनाए तो इसकी दूसरी रेखा किस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार से बनेगी। तीसरी बनाएंगे तो इसी प्रकार से बनेगी, चौथी बनाएंगे तो इसी प्रकार से। मतलब एक रेखा दूसरी रेखा को कभी भी काटेगी नहीं। उसका मेन कारण यही है कि सीमित आय होने के कारण जब अपन किसी एक इकाई में बढ़ोतरी करेंगे तो दूसरी इकाई में क्या करनी पड़ेगी, हमें कमी करनी पड़ेगी। यदि हमारी आय सीमित हो, आय में परिवर्तन हो, तो क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे को काट सकती है। और यदि हमारी आय में परिवर्तन नहीं होता है, हमारी फैशन रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यह रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। चाहे आप जितनी भी रेखाएं बना लें, ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। इस प्रकार से इसकी तीन मूल विशेषताएं हो गई। और इसकी जो चौथी विशेषता है वो है आपकी तटस्थता वक्र रेखा एक दूसरे के समानांतर होना आवश्यक नहीं है, नहीं। तो तटस्थता वक्र रेखा एक दूसरे के समानांतर होना आवश्यक नहीं। ये आवश्यक नहीं है कि एक दूसरे क्या हो, समान अंतर में हो, समान अंतर में होना आवश्यक नहीं। पर ये रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। समान अंतर का कोई ऐसा रूल्स नहीं है कि एक दूसरे को क्या होनी चाहिए, समानांतर होनी चाहिए। तो मूल रूप से चार विशेषताएं मैंने आप लोगों को बताई जो तटस्थता वक्र में पूछी जाती हैं। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है कि तटस्थता वक्र को परिभाषित करते हुए इसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो एक बार विशेषताएं आप लोग फिर से देख लीजिए। तटस्थता वक्र बाएं से नीचे दाएं की ओर झुकता है, जैसा आपको ग्राफ में दिख रहा है कि बाएं से नीचे दाएं की ओर क्या हो रहा है, झुक रहा है। इसके बाद तटस्थता वक्र मूल बिंदु को और उन्नतोत्तर होता है। मूल बिंदु का मतलब लगातार क्या होता है, इसका जो झुकाव होता है कॉन्वेक्स लेंस की तरह होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा लेंस इस प्रकार से बनते हैं। एक लेंस होता है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस, इस प्रकार से। तो इसका जो झुकाव होता है वो किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, कॉन्वेक्स होता है एक प्रकार से, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो इसका झुकाव इस प्रकार से क्या होता है, बनता है। इसके बाद अपन तीसरे में समझते हैं तटस्थता वक्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। मैंने बताया कि यह रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काट नहीं सकती। चाहे जितनी भी रेखाएं आप बना लो, ये क्या होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। इसके बाद इसकी जो चौथी विशेषता है वह है तटस्थता वक्र रेखा एक दूसरे के समानांतर होना आवश्यक नहीं है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि तटस्थता वक्र रेखाएं क्या हो, एक दूसरे के समान अंतर में हो, समान अंतर में बनी रहे। तो इसकी मूल रूप से चार विशेषताएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर के बेस से भी जो पूछी जाती हैं। तो दो क्वेश्चन अभी यहाँ पर मैं कंप्लीट किया। एक मैंने आप लोगों को बताया कि सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है। सीमांत प्रतिस्थापन दर से अपन ने समझा कि व्यक्ति जैसे जैसे वस्तुओं का उपभोग करता है तो कितनी इकाइयों को उसे त्याग करना पड़ता है और इकाइयों में लगातार क्या होती है, उसके कमी आती है। दूसरा अपन ने पढ़ा तटस्थता वक्र की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। अब इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक अपने को पढ़ना है इस चैप्टर का, और वह है आपका बजट रेखा या कीमत रेखा। अपन ये समझते हैं बजट रेखा और कीमत रेखा क्या होती है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए, हाँ, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो महत्वपूर्ण है, 2 बार पेपर में पूछा गया है 2019 में भी, और वो है आपका कीमत रेखा या इसी को बजट रेखा के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको बजट लाइन। ये बजट लाइन होती क्या है, पहले इसको अपन समझ लेते हैं। देखिए, बजट लाइन को समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप बाज़ार गए और आपको मम्मी ने या पापा ने आपको बाज़ार 500 रुपये लेकर भेजा। 500 रुपये लेकर आप बाज़ार गए और बाज़ार से आपको किन्हीं 2 वस्तुओं को क्रय करना है। अब आप वस्तुएं किस प्रकार से क्रय करेंगे अपन ये समझते हैं, ठीक है ना। तो उसको एक ग्राफ के माध्यम से भी समझेंगे, एक टेबल बनाते उससे समझेंगे, फिर अपन इसको परिभाषा को समझेंगे। देखिए, अपन संयोग ले लेते हैं, कौन कौन से संयोग बन रहे हैं। एक संयोग हो गया, आपकी वस्तु x हो गई, दूसरी वस्तु आपकी y हो गई। अब अपन इस बात को ध्यान से समझते हैं। ये संयोग अपन ले सकते हैं r के बाद q, p, q, k, t, s। 0, 2, 4, 6, 8 और 10। इसके बाद 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलिए, अब इसके माध्यम से अपन समझते हैं कि वस्तु x और वस्तु y में किस प्रकार से अपन बजट रेखा व कीमत रेखा को समझ सकते हैं। देखिए, अब अपन को ये समझ के चलना है कि आपके पास 500 रुपये है और यह 500 रुपये आपको 2 यूनिट्स पे खर्च करना है, 2 वस्तुओं पर खर्च करना है। एक वस्तु x है और दूसरी वस्तु क्या है, y है। अब मान लिया जो x वस्तु है उसकी 1 इकाई की कीमत बराबर 50 रुपये है और जो वस्तु आपकी y है उसकी 1 इकाई की कीमत 100 रुपये है। अपन ये मान लेते हैं कोई वस्तु x है जिसकी 1 इकाई कीमत 50 रुपये है, एक वस्तु y है जिसकी 1 इकाई कीमत कितने रुपए है, 100 रुपये है। आप कोई भी फल, कोई भी सब्जी क्या कर सकते हो, ज्यूम कर सकते हैं। जैसे मान लिया अपन ने संतरा ले लिया और सेव ले लिया, तो सेव की कीमत अपन ने माना 100 रुपये 1 किलो है और संतरी की कीमत अपन ने क्या मान लिया, 1 इकाई की कीमत 50 रुपये है। अब अपन समझते हैं कि ये किस प्रकार से अपन पैसे को खर्च करेंगे। और हमारे पास है 500 रुपये ही, क्योंकि आय क्या है, सीमित है। असीमित आय किसी व्यक्ति के पास नहीं। असीमित आय से ही क्या करना है, उसको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। अब यदि आप ध्यान से देखें तो y वस्तु की कीमत कितनी है, 1 इकाई की 100 रुपये। कितने रुपए है, 100 रुपये। आप एज्यूम कर लीजिए सेव है, आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये क्या है, आपका संतरा है। चलिए 20 रुपये। हाँ, देखिए यदि आप x वस्तु 1 भी नहीं खरीदते, मतलब संतरा आप 1 भी क्रय नहीं करते, तो आप वस्तु y कितनी क्रय कर सकते हैं,
5 इकाई। कैसे 5 इकाई? भाई 500 रुपये है और 1 इकाई कीमत कितनी है? 100 रुपये। तो यदि आप डिवाइड करेंगे 100 से तो कितना आ जाएगा? 5 इकाई क्या कर सकते हैं आप? क्रय कर सकते हैं। यानी 5 किलो सेव क्या कर सकते हैं आप? क्रय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। यदि आप संतरा एक भी ना खरीदें तब क्या कर सकते हैं आप? वस्तु वाई क्या कर सकते हैं? 5 यूनिट खरीद सकते हैं। अब चलिए थोड़ा चेंज करते हैं दूसरे इक्वेशंस पे अपन। मान लीजिए आपने 2 इकाई संतरा की खरीदी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे ही आप यहाँ वस्तु x में बढ़ोतरी करेंगे तो यहाँ आपको क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। क्यों कमी करनी पड़ेगी? क्योंकि हमारे पास है 500 रुपये ही, और 500 रुपये से ही क्या करना है हमको? इन वस्तुओं को क्रय करना है, खरीदना है। तो जैसे आप संतरा खरीदेंगे, वस्तु x क्रय करेंगे, तो आपको वस्तु y में क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। वो कमी कितनी हो जाएगी? मान लीजिए, तो देखिए जब यहाँ 100 रुपये आपका बच गया तो आपने 2 किलो क्या कर लिया? संतरा क्रय कर लिया। तो यहाँ कितनी हो गई? आप केवल 4 किलो ही सेव क्रय कर सकते हो, पर संतरा कितने किलो क्रय कर सकते हो? 2 किलो क्रय कर सकते हो। ठीक है ना? अब देखिए यदि आप सेव में और कमी करते हो, सेव आप केवल 3 किलो लेना चाहते हो, तो आप संतरा भी क्या कर सकते हो? 4 किलो क्रय कर सकते हो। मतलब क्या हुआ? 500 में ही दोनों संयुक्त क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे। यानी 200 का संतरा हो जाएगा, 300 कितने हो जाएंगे? सेव हो जाएंगे। अब मान लीजिए सेव में और आप कमी करते हो, सेव में क्या करते हो? और आप कमी करते हो। तो जब सेव में कमी करोगे तो संतरा में क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी आपके हो जाएगी। सीधी सी बात है, आपके पास पैसा संतरा में खर्च करने के लिए अधिक बच जाएंगे। इसके बाद सेव में जैसे यहाँ आपने 1 किलो क्रय किया तो संतरा कितना क्रय कर सकते हैं? 8 किलो क्रय कर सकते हैं। आप मान लीजिए एक भी सेव नहीं क्रय करते, 0 किलो सेव क्रय करते हैं, तो आप संतरा कितना क्रय कर सकते हैं? 10 किलो क्रय कर सकते हैं। ये बताती है आपकी कीमत रेखा। यानी कीमत रेखा आपको बताती है कि 2 वस्तुओं के ऐसे संयोग को प्रदर्शित करती है जिससे उपभोक्ता एक दी हुई आय पर वस्तु को खरीद सके, एक साथ क्या कर सके? खरीद सके। जो भी उसकी आय है उस आय से ही क्या कर सके? वह वस्तु को क्रय कर सके। दोनों वस्तुओं का इस प्रकार से संयोग बनाया जाए कि दोनों वस्तुओं क्या हो जाए? क्रय हो जाए। तो इसको अपन किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं वो भी अपन देख लेते हैं। डस्टर कहाँ गया? तो बजट रेखा को अपन किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, बजट रेखा। बजट रेखा क्या होती है? बजट रेखा वह रेखा होती है, जो एक निश्चित दी हुई राशि में किन्हीं 2 संयोगों को क्रय करने को प्रदर्शित करती है। तो ये क्या कहलाती है? आपकी बजट रेखा। बजट रेखा क्या बताती है? एक निश्चित दी हुई राशि पर आप किन्हीं 2 संयोगों को क्रय करने के लिए क्या करती है? प्रदर्शित करती है। आप क्या कर सकते हैं? कोई भी 2 वस्तुओं को क्या कर सकते हैं? क्रय कर सकते हैं। तो जैसे ही आप किन्हीं वस्तुओं में बढ़ोतरी करते हैं या कमी करते हैं तो दूसरी वस्तु में क्या करनी पड़ेगी? कमी या बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। जैसा आपने यहाँ संयोग देखा कि जैसे अपन x की इकाइयों में लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं तो y की इकाई में लगातार क्या हो रही है? कमी आ रही है। तो इसका जो वक्र बनेगा आपका वो किस प्रकार से बन के तैयार होगा वो भी आप लोग देख लीजिए। इसका जो वक्र बनेगा एक प्रकार से वो बनेगा आपका, यहाँ आपका O बिंदु हो जाएगा, ये x और ये क्या हो गई? y हो गई।
ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप क्या करते जाओगे, इसमें कमी करते जाओगे। देखिए किस प्रकार से x में अपन ले लिए 0, 2, 4, 6, 8 और 10। यहाँ अपन ने लिया 1, 2, 3, 4 और 5। तो जब अपन x की एक भी इकाई नहीं करते तो y कितनी इकाई क्रय करते थे 5। 2 इकाई यहाँ क्रय किया तो y की कितनी हो गई 4। यहाँ कितनी हो गई 6। यहाँ कितनी हो गई 2 के सामने 8, 1 के सामने 1, 2, 3 और 1 के सामने कितनी हो गई आपकी 10। यहाँ तो शून्य में आ जाएगा। 5 इकाइयाँ हैं अपन ली 0, तो यहाँ आ जाएगी आपकी 8 में। ये तो 6 के पास रहेगी आपकी, ये आ जाएगी 8 में, यहाँ आ जाएगी 10 में। इसका जो वक्र बनेगा कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा। इसका जो वक्र बनेगा कुछ इस प्रकार से बन के आपके सामने आएगा। तो इस प्रकार से अपन ने बजट रेखा को समझ लिया कि बजट रेखा क्या होती है। ठीक है, बजट सेट भी कभी कभी पूछा जाता है। तो बजट सेट क्या होता है, एक संयोग होता है इन दोनों वस्तुओं का, उसे अपन क्या बोलते हैं बजट सेट को बोलते हैं। तो आज से ये लेक्चर क्या होगा यहीं पास ख़त्म होता है। अब अपन मिलेंगे अगले लेक्चर पे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में बात करेंगे, मांग व डिमांड क्या होता है। तो आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए आप लोग सभी लोग घर में रहें, कोरोना से बचे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।